अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ जी केमिस्ट्री क्लास 9th की। तो 9th क्लास की केमिस्ट्री के ऊपर बात करनी है हमने। केमिस्ट्री के मेरे पास दूसरा चैप्टर यहाँ पे, तो उसके ऊपर बात करनी है हमने इस केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साहत क्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं रेज करके करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमने जो मेन टॉपिक है मेरा वो है जी आज का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने किस तरीके के साथ हमारे पास मॉडल पेश किया और रदरफोर्ड कौन था, रदरफोर्ड ने कैसे ये सारे मामलात किए, रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ मिला तो फिर क्यों, किस तरीके के साथ, ये सारी डिस्कशन हमने आज के लेक्चर में करनी है। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर पार्ट 1। तो इसके अंदर सिर्फ हमने बात करनी है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। तो यहाँ पे मेरे पास रदरफोर्ड कौन था, पहले तो बात ये करते हैं रदरफोर्ड है कौन, जिसकी हमने जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो वो एक सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। साइंसिस्ट के अंदर वो एक ब्रांच में हुआ था, वो थी केमिस्ट, ठीक है। तो यानी कि केमिस्ट्री के अंदर वो काम करता था, इस वजह से वो केमिस्ट था। तो मैंने पहले दिन ही बताया था जो भी केमिस्ट्री के अंदर बात होगी वो केमिस्ट की होगी, ठीक है। जो भी केमिस्ट्री को नॉलेज को पढ़ेगा उसके ऊपर बात करेगा वो हमारे पास केमिस्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ ये कहाँ से, एक ब्रिटिश था, ठीक है। और ये ब्रिटिश यानी कि न्यूजीलैंड के रहने वाले था। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ही वॉन द नोबेल प्राइज 1908 में, 1908 के अंदर उसे एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्यों, क्योंकि उसने ही परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट द एटम बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ये इस वजह से इसे दिया गया था क्योंकि इसने हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे पास न्यूक्लियस थी वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके साथ साथ उसने हमें ये भी बताया था कि जो एटम्स हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो किस तरीके के साथ काम कर रहे हैं, कैसे कटे रह रहे हैं, ये सारी बातें इसने हमारे पास की थी। उम्मीद करता हूँ कि रदरफोर्ड कौन था इसके ऊपर बात होगी तो इसकी समझ आगे होगी। अब नीचे चलते हैं तो हमारे पास वो क्या था, उसके बारे में एक और बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि जो रदरफोर्ड था वो उसे आप न्यूक्लियर साइंस का फादर समझते थे। ही कंसिडर्ड द फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस। वो आपके पास न्यूक्लियर साइंस का फादर था, ठीक है। न्यूक्लियर साइंस यानी कि आपके पास जितने भी एटम बॉम्ब बनते हैं, ये सारे मामला न्यूक्लियर साइंस के एक्सप्लोजन जितनी भी होती है वो सारी की सारी न्यूक्लियर साइंस के अंदर होती है। तो यानी कि ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस। तो वो न्यूक्लियर साइंस का हमारे पास फादर के तौर पर कंसिडर किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो हमें ये है पहले कि हमने वो स्टडी, हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि हमने रदरफोर्ड को ही क्यों पढ़ना है, हमारी बुक के अंदर और भी कोई बातें होनी चाहिए थी, हमारी बुक के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक होने चाहिए थे, मगर ये टॉपिक ही क्यों डाला उन्होंने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों डाला है। तो ये इस वजह से डाला है, वो स्टडी द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, इसकी उसने बात करनी है इसके अंदर। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इस वजह से ज़रूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर इकट्ठे कैसे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थ्योरी को समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपने आप में। और आपने बात याद रखनी है, या आपके पास एफएससी पार्ट 1 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके अंदर भी आपने ऐसे यही वाला टॉमिक मॉडल पढ़ना है वहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये वाला मॉडल आपने वहाँ पे भी ऐसे यही वर्डिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है जी। अब नीचे चलते हैं, हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, हमने किन किन चीज़ों से लेना है, और ये हमारे पास बंद है। हीट एक हम लेते हैं, इसमें वो लेता है, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल, ठीक है। वो कितनी है उसकी विड्थ, किन उसकी जो मुठाई है वो कितनी है, विड्थ कितनी है उसकी, 0.0004 सेंटीमीटर। तो यानी कि
4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल जो थी हमारे पास वो उसने किससे ली, अल्फा पार्टिकल उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि हमारे पास रेडियम था, उसके बाद पोलोनियम था, इससे उसने ली। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि पोलोनियम और रेडियम के से उसने ली। मगर एक्चुअली जो ये थी, एक्चुअली ये हमारे पास हीलियम एटम जो था, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सारे हमारे पास कौन से एटम्स हैं, ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस के अंदर जो उसका मेन पार्ट था, नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली दीज आर द न्यूक्लियर ऑफ द हीलियम एटम। तो ये हीलियम एटम का था, ठीक है। अब इसको उसने क्यों लिया था, इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये मैंने लिखा हुआ, सॉरी ये लिखा हुआ, दे कैन पेनिट्रेट, ये अल्फा पार्टिकल उसने क्यों लिए, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। वो क्योंकि मैटर यानी कि मादे के अंदर बहुत जल्दी से सराहियत कर जाते थे, डैट्स हुए उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, ठीक है। अब दूसरी नंबर पे बात करते हैं, उसके अलावा उसने क्या क्या चीज़ें ली। उसके बाद उसने फोटोग्राफिक प्लेट ली, या फिर उसने क्या किया, एक स्क्रीन ली, स्क्रीन को उसने कोट कर दिया विद जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड के साथ उसने क्या किया, उसे उसने मतलब कोटेड कर दिया, उसके ऊपर एक तह लगा दी जो थी जिंक सल्फाइड की थी। अब उसने यहाँ तो फोटोग्राफिक प्लेट ली, यहाँ फिर उसने स्क्रीन ली ताकि अपना वो ऑब्जर्वेशन कर सके। और तीसरे नंबर पे उसने एक और बात कही जो कि प्लम पैडिंग मॉडल के बारे में थी। प्लम पैडिंग मॉडल अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मेरी लिंक पड़ी हुई है, मैंने वीडियो इसके ऊपर भी लहरा से बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब प्लम पैडिंग मॉडल जो था, प्लम पैडिंग मॉडल जो था, उसने ये दुरुस्त मतलब इसे गलत साबित किया, इसे रॉन्ग साबित किया। उसने कहा कि ये करेक्ट नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर हमने एक परफॉर्म किया जो हमारे पास था, रदरफोर्ड टॉमिक मॉडल। अब ये जो रदरफोर्ड टॉमिक मॉडल था, इसकी मैंने फिगर जो डायग्राम है वो आपके साथ शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास था जी, आपके पास गोल्ड फॉयल है, ये सारी ये जो आपके पास आ रही हैं, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए थी, स्क्रीन। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, यही बातें मैंने की हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने ये बात की हुई है कि हमारे पास एक गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल के साथ साथ उसने फिर यहाँ पे बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को। जब उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा लाइन सीधी हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ी हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे से अपने वापस में मुड़ी हुई हैं, रिपेल हुई हैं। तो यहाँ पे उसने ये डिस्कस किया, मैं ये बताया कि यहाँ पे अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, ये मैंने आपको दिखाया। अब आपने इसके ऊपर लिखना क्या है, वो यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो वो क्या कहता है, अब नीचे ऑब्जर्वेशन में मैंने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। तो आपने देखा है ज़्यादातर जितनी भी लाइन्स हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, ज़्यादातर लाइन्स आपके पास सीधी जा रही हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ज़्यादातर लाइंस आपके पास इस तरीके के साथ सीधी सीधी जा रही हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम पार्टिकल, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। तो ये क्यों गुजर गई, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा तो खाली है, ये बात है। एक तो इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है, वो ये बात कर रहा है। और उसके अलावा वो कह रहा है कि कितनी पार्टिकल उसने फेंके, 20,000 पार्टिकल में से आपके पास चंद तो सीधी गुजर गई और फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, और चंद उसमें क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, और चंद बाउंस बैक यानी कि वापस आ गई। अब उसका मतलब ये था कि यानी कि अगर वो सीधी की सीधी जा रही है, पास कर रही है, पास थ्रू द फॉइल, तो ये फॉइल के अंदर, गोल्डन फॉइल के अंदर से गुजर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो एम्प्टी है, वो खाली है। और दूसरे नंबर पे उसने क्या किया है कि फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, यानी कि चंद आपके पास डिफ्लेक्ट हो गई थी, यानी कि वो वापस अपने वहां से टकरा कर वापस आ गई। और तीसरे नंबर पे उसने क्या, बाउंस बैक, यानी कि वो भी वापस आ गई, और डिफ्लेक्टेड मतलब टेढ़ी हो गई। तो यहाँ पे चंद वापस आई और चंद उसने क्या किया है, आपके पास बाउंस बैक हो गई। तो यानी कि ये आप यहाँ से ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, चंद आपके पास सीधी जा रही हैं, यानी कि ये देख लें, ठीक है, ये आपके पास सीधी जा रही हैं, ये सारी आपके पास सीधी जा रही है, मगर ये वाली डिफ्लेक्ट हो गई, ये मेरे पास आ रही है, ये आपके पास डिफ्लेक्ट हो गई। और इस तरह से ये मेरे पास डिफ्लेक्ट हुई है, और जस्ट लाइक एज ये, और उसके बाद ये मेरे पास बाउंस बैक हो गई, जस्ट लाइक एज। इस वजह से उसने ये ऑब्जर्व किया, और ये ऑब्जर्व करने के बाद उसने ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे दी।
अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद उसने जो नतायज निकाले, उसके बाद उसके नतायज के ऊपर क्या क्या बहस हुई, फिर उसके नतायज को किसने किस तरीके के साथ रद्द किया, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह आपका आमीन नासिर।